हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की इस लाइव क्लास में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम साइंस के यानी कि विज्ञान के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ कैसे रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि इसका जो भी आंसर है वो आ कैसे रहा है। एक बार आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी जो वॉइस है और जो ऑडियो है या जो वीडियो है वो सब कुछ क्लियर तरीके से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जल्दी से बेटा एक बार फटाफट से लाइव चैट में बता दो। देन उसके बाद फिर आज की अपनी जो ये धमाकेदार क्लास है जिसमें बेटा अपन 20 आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो भी किसके, विज्ञान के। ठीक है, यानी कि साइंस। देखो पेपर आपका बेटा बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, पेपर आपका नजदीक आ चुका है तो अब आपको बहुत दुगनी मेहनत कर देनी, स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज आपको बेटा दो क्लासेस मिलने वाली है। एक क्लास तो आपकी ये होने वाली है और इस क्लास के बाद आपको एक दूसरी रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है जिसमें भी हमने 20 जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ा है, अच्छे से कवर किया है। तो इस तरीके से आज आपके साइंस के 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत 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 बढ़िया बेटा। चलिए, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और साइंस का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है, द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज प्लास्टिक, सूती, ऊन और कपड़ा कपास। इनमें से कौन सा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसका कारण है। देखिए, जो सूती है यानी कि कॉटन, जो ऊन है यानी कि वूल, और जो कपास है यानी कि कॉटन, इसको भी कपास कपास बोलते हैं बेटा। ये तीनों नेचुरल चीजें हैं। ये कैसी हैं? नेचुरल। ठीक है, तो इनसे किसी भी प्रकार का जो प्रदूषण है वो नहीं फैलता है। लेकिन जो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, आपने देखा होगा प्लास्टिक से पॉल्यूशन है वो फैलता है। चाहे वो प्लास्टिक की पन्नी हो गई जिसको रैपर बोलते हैं, पॉलीथिन हो गया, और भी प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें हैं जिनसे क्या होता है बच्चों, जो प्रदूषण है वो फैलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है बच्चों? प्लास्टिक है। ठीक है, तो जो नेचुरल चीज नहीं होती है वो बेसिकली जो प्रदूषण है उसका कारण है वो हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु का वास्तविक संगठन है, द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ एयर इज। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारी जो गैसेस हैं उनके बारे में बता दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वायुमंडल में बेटा जो नाइट्रोजन होती है उसका 78% है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी ऑक्सीजन जिसका 21% है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी आर्गन जिसको ए आर बोलते हैं, इसका 0.9% है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जिसका 0.03% है। ठीक है, 0.03%, ये सारी हमारी गैसों का परसेंट है। और उसके बाद आती है बच्चों हमारे जल वाष्प, जल वाष्प जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, इसका जो परसेंटेज होता है वो 0.004 होता है ना, 0.04%। तो ये वायुमंडल में जो गैसेस है उनका संगठन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो जो पहला ऑप्शन है इसमें एकदम करेक्ट दिया गया है ना। आंसर क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है। बाकी आप देखो इस वाले ऑप्शन में देखो, इसमें CO2 कितनी दी गई है? 0.03 दी गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें देखो ऑक्सीजन 78.2 दी गई है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नाइट्रोजन 78.2 दी गई है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको देखना है। सही जो प्रतिशत है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03। ये सारे परसेंटेज हैं किसके? गैसेस के इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ए ऑप्शन। चलिए, इस एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन है वो पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से काफी सारे। बेटा एडमिट कार्ड आ चुका है, सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड है वो जरूर डाउनलोड कर ले। अगला क्वेश्चन है बेटा, बर्फ का पिघलना, बर्फ बर्फ का पिघलना
किस प्रकार का परिवर्तन है? व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ आइस? केमिकल, फिजिकल, थर्मल और इनएक्टिव। देखिए, देखो जो बर्फ होती है, बर्फ को बोलते हैं आइस। बर्फ पिघलती है, क्या बनता है बेटा? पानी। और हम पानी को जमा देंगे तो वापस से क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। पानी को, बर्फ को पिघलाया यानी कि गर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गर्म। क्या लिखेंगे? गर्म। गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। देखो यहाँ पे पहले भी बर्फ थी और बाद में भी क्या बन रही है? बर्फ बन रही है। मतलब इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ का जो पिघलना होता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने साइंस की क्लास को अटेंड किया होगा, अगर आप हमारे संकल्प बैच के बच्चे हैं, तो आपसे क्वेश्चन के आंसर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएंगे। कोई भी चिंता वाली बात आपको नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है, रासायनिक, भौतिक, ऊष्मीय, निष्क्रिय, सबको मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बच्चों के कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर लगे जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑन आयरन? देखिए, यहाँ पे लोहे के ऊपर लगे जंग का पूछा गया है। केले जंग का जो सूत्र होता है बेटा, जिसको रस्ट बोलते हैं, उसका जो सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है। लेकिन लोहे पर बात की जाए, लोहे पर जंग, जब लोहे पर बेटा जंग लगती है तो उसमें पानी भी ऐड हो जाता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो Fe2O3 और 10H2O हो जाता है। यहाँ पे H2O भी क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर लोहे पर लगी जंग की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होगा, और सिर्फ जंग की बात की जाए तो Fe2O3 ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर लोहे पर लगी जंग का पूछा गया था, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इनको आपको याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि लोहे पर जंग का फॉर्मूला क्या होता है और अकेला जंग का फॉर्मूला क्या होता है। जंग को इंग्लिश में रस्ट बोला जाता है। ठीक है, और लोहे पर जंग लगना जो क्रिया होती है बच्चों, ये संक्षारण होती है। कौन सी होती है? संक्षारण। संक्षारण, इसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है ना? कुछ इसको इंग्लिश में बोला जाता है, अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। बेटा एक्सीलेंस स्कूल का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, कार्बन की संयोजकता है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। देखिए, कार्बन की ना बेटा चार संयोजकता कुछ इस तरीके से होती है। कार्बन अपने चारों ओर चार जो अन्य पदार्थ है उनको जोड़ सकता है, अन्य चार तत्वों को अपने में जोड़ सकता है। ठीक है, इसलिए जो कार्बन की संयोजकता होती है बेटा वो कितनी होती है? 1, 2, 3 और 4। इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। और कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, मतलब जो कार्बन से बने होते हैं बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? पहला तो हो गया हीरा यानी कि डायमंड, दूसरा हो गया बच्चों ग्रेफाइट, ठीक है, तीसरा हो गया कोयला। तो कार्बन से ही बेटा हीरा बनता है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है और कार्बन से ही कोयला बनता है। तो आप में से ही कोई बच्चा हीरा बनेगा, कोई कोयले के जैसा काले काम करेगा, कोई हीरा के जैसा पूरी दुनिया में चमकेगा। बच्चा वही होता है, बस वो किस तरीके से कितनी मेहनत करता है उस तरीके से उसका जो भविष्य है वो बनता है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम है, परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है? द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज। देखिए, सबसे पहली बात तो बेटा जो रिफ्लेक्शन के लॉ है यानी कि परावर्तन के नियम है वो कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, तो एक नियम होता है आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, पहला नियम ये हो जाएगा। दूसरा नियम होता है बेटा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बेटा आई को बोला जाता है आपतन कोण, क्या बोला जाता है? आपतन कोण, है ना, यानी कि इंसिडेंट एंगल। और आर को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो आई होता है वो बच्चों बराबर होता है किसके? आर के।
ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, आई इक्वल टू आर। और इसको भी याद रख कर लेना बेटा, परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ने कोस्का की खोज की थी, डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन और हेनरी, इनमें से किसने जो सेल है यानी कि कोस्का है उसकी खोज की थी? तो बेटा जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज की थी और कब की थी? 1665 में। ठीक है, वृक्ष की छाल, वृक्ष की छाल में रॉबर्ट हुक ने कोस्का की जो खोज है उसको किया था। तो इसका 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने ही किसकी खोज की थी बच्चों? कोस्का की खोज की थी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कंपनों द्वारा, घूर्णन द्वारा, गति द्वारा और ये सभी। देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती है बेटा, ये वाइब्रेशन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? वाइब्रेशन के द्वारा। जब हम किसी चीज को किसी में पीटते हैं, देखो जब इस पेन को मैं अपने हाथ पर ऐसे पीट रहा हूं तो आपको यहाँ पे आवाज सुनाई दे रही होगी। आवाज क्या है? साउंड है, ध्वनि है। तो जब भी किसी चीज को अपन पीटते हैं तो ध्वनि होती है, इसको कंपन बोलते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो देखो मेरी जो जीभ है और जो मेरा मुंह है वो आपस में कंपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी आवाज है वो निकल रही है और आप लोग उसको सुन पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टिंग वायर, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, आयनों द्वारा या फिर न्यूट्रॉन के द्वारा। तो बेटा कोई सा भी वायर हो, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा ही किसी भी तार में, किसी भी वायर में जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह है वो होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे जे थॉमसन ने की थी, इसको मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। जे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज बेटा ई गोल्डस्टीन ने की थी, इनको भी याद कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ई गोल्डस्टीन। आयन की खोज तो पता नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। ठीक है, चैडविक, चैडविक ने की थी। ठीक है, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको भी याद कर लेना, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जंग रोधक बनाने के लिए लेप किया जाता है, आयरन इज कोटेड टू मेक इट रस्ट प्रूफ। लोहे को जंग, देखो आपने देखा होगा जहां पर भी लोहा डला रहता है उस पर जंग लग जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तांबे व लोहे का, पीतल तथा जस्ते का, निकल तथा क्रोमियम का और निकल या कैडमियम का। लोहे को जंग रोधक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? जल्दी से बेटा इसका मुझे आंसर है, आप लोग बताइएगा किसका यूज करेंगे। देखो, लोहे को जंग रोधक बनाने के लिए बच्चे बता रहे हैं सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताओ बेटा। ए बता रहे हैं बच्चे, सी बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बेटा जो लोहे पर ज्यादातर जो परत चढ़ाई जाती है वो निकल तथा क्रोमियम की चढ़ाई जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, निकल और क्रोमियम।
ठीक है। निकोल निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ा के इसको बनाया जाता है। तांबे पर लोहे की परत नहीं चढ़ाई जाती। पीतल तथा जस्ते की ये भी नहीं करा जाता बेटा। सस्ता उपाय देखा जाता है निकेल और क्रोमियम का। जो पीतल होता है या जो तांबा होता है ये थोड़ा सा महंगा होता है, जबकि निकेल और क्रोमियम कैसा होता है, सस्ता होता है, तो इसलिए इसकी परत है वो चढ़ाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए किसका लेप है वो किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, निकेल या क्रोमियम का। बेटा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसू अर्जदिया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एनर्जी सोर्स आर, सरलता से सुलभ हो, बी इजिली एक्सेसिबल, भंडारण व परिवहन में आसान हो, बी इजी टू स्टोर स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, मस्ट बी एबल टू डू मोर वर्क देन द सेम अमाउंट, और उपरोक्त सभी। तो बेटा यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई हैं वो सारी ही अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता होती हैं। पहला तो हो गया सरलता से सुलभ हो, मतलब कि आसानी से मिल जाए। दूसरा, उसको लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा है कि बेटा वो कम मात्रा में ज्यादा काम करता हो, है ना, कम क्वांटिटी में ज्यादा ऊर्जा देता हो। तो ये तीनों ही रीजन अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार मुझे लगता है आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, सारे ऑप्शन को अच्छे से याद कर लेना है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, मक्का, धान, गेहूं और अरहर, इनमें से खरीफ की फसल कौन नहीं है। देखो, खरीफ की फसलें क्या होती हैं बेटा, जो बरसात में बोई जाती हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। रबी की फसलें क्या होती हैं, जिनको सर्दियों में बोया जाता है। तो खरीफ की फसलें होती है बेटा मूंगफली, ठीक है, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गए, और मूंगफली, उड़द, सोयाबीन ये सारी हो जाएंगी, ठीक है। मक्का भी होता है, धान भी होता है, मक्का, धान और अरहर, ये सारी होती है बच्चों खरीफ की फसल। रबी की फसल होती है गेहूं, चना, मटर, जौ, ये सारी होती है बेटा रबी की फसल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गेहूं होगा, क्योंकि गेहूं को हम सर्दियों में बोते हैं, रबी की फसल में बोया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गेहूं को क्या किया जाता है, रबी की फसल में बोया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जिनको अपन वर्षा ऋतु में बोते हैं, यानी कि जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जिनको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है। संपर्क बल का मतलब होता है जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तब वो काम करता है, तब वो फोर्स लगता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युत स्थितिकी बल, इनमें से बेटा ऐसा कौन सा बल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट वाला फोर्स है, जब दो चीजें पास में आएंगी तो ही ये बल है वो काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका, इनमें से ऐसा कौन सा बल है जो एक विद्युत मतलब संपर्क में आने पर लगता है, ठीक है। चलो अपना अपना दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका आंसर। देखो, जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं, जो दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। आपने देखा होगा, देखो जब दो चीजें आपस में घिसती हैं ना, जब एक दो दो चीजें आपस में रगड़ी जाती हैं या घिसी जाती हैं, जैसे जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो पहिया और सड़क आपस में कैसे होते हैं, घिसते हैं, है ना। तो उस केस में जो बल काम करता है बच्चों, वो घर्षण बल होता है। घर्षण बल में क्या होता है, दो चीजें आपस में ऐसे कनेक्ट होती हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल तो दूर से भी लग जाता है, गुरुत्वाकर्षण का बल भी दूर से लग जाता है, लेकिन जो घर्षण बल होता है बच्चों वो कैसा होता है,
वो एक संपर्क बल होता है, मतलब दो चीजों को पास में अपन को लाना पड़ेगा, तभी जो संपर्क बल है वो लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? व्हाट शुड बी ईटन टू फुलफिल द डेफिशिएंसी और कार्बोहाइड्रेट? बेटा कार्बोहाइड्रेट से शरीर को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से बेटा कुछ नहीं होता है। जो अपने शरीर में मांस बनता है वो बनता है प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ अपन को एनर्जी मिलती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो इसमें एनर्जी खर्च हो रही है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो यहाँ पे दिया गया है गाजर, चना, मांस और चावल। देखिए गाजर, चना, मांस, इन सबसे कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो चावल से मिलता है। किससे मिलता है? राइस से, है ना। राइस में बेटा कोई भी विटामिन नहीं होते हैं, इसलिए जो लोग चावल खाते हैं वो जल्दी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि अपने शरीर को जितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं होती, अपन उससे ज्यादा खाते रहते हैं, तो शरीर उसको अपने शरीर में जमा करता रहता है और अपना धीरे धीरे जो वजन है वो बढ़ता रहता है। चावल, कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब होता है बच्चों मोटापे से, है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी ले लोगे, यूज उसको करोगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? शरीर में इकट्ठी हो जाएगी। चना, बेटा चने में प्रोटीन होता है। चने में क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो अगर प्रोटीन चाहिए तो अपन चना खाएंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अगर प्रोटीन चाहिए अपन को तो अपन चना खाएंगे। गाजर में विटामिन होते हैं, मांस में प्रोटीन होता है। अपन क्या खाएंगे? लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन चने खाएंगे। बेटा मीट में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। प्रोटीन, प्रोटीन से ही जो मांस है वो बनता है, तो मांस में क्या रहेगा? प्रोटीन। चने में क्या रहेगा बच्चा? चने में भी प्रोटीन होता है। गाजर में क्या होते हैं बच्चों? गाजर में विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, संचारी रोग के फैलाने में सहायक कारक है। व्हाट हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज? वायु, जल, रोग वाहक, ये सभी संचारी रोग क्या कहलाते हैं? तो वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे अपन कभी छींक देते हैं, है ना, किसी से हाथ मिला लेते हैं, तो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो रोग फैलते हैं बेटा, वो संचारी रोग फैलते हैं। तो देखो हवा से भी फैलते हैं। मान लो मैंने छींक दिया तो हवा में मेरे जो कीटाणु है वो फैल जाएंगे, और दूसरा व्यक्ति सांस लेगा तो उसके अंदर भी चले जाएंगे। तो हवे हवा से भी फैलते हैं, जल से भी फैलते हैं। मान लो मैंने किसी पानी में मैंने नहा लिया, मुझे बीमारी थी, दूसरा व्यक्ति भी उस पानी में नहाएगा तो उसको भी क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। रोग वाहक से भी फैलते हैं, जैसे कि मान लो मैं बीमार था, किसी मच्छर ने मुझे काट लिया और उसी मच्छर ने आपको काट लिया, तो ये रोग वाहक का मतलब यही होता है, मच्छर, मक्खी। तो इनसे भी बीमारी फैलती है। तो ये सभी जो डी ऑप्शन में दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से जो रोग है वो फैलते हैं, संचारी रोग फैलते हैं। ठीक है, तो 75 का आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर, इसको मैं आपको काफी बार बढ़ा चुका हूं। देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेल में बेटा 23 और फीमेल में भी 23, यानी कि जो टोटल होते हैं बच्चों वो 46 होते हैं। यहाँ पे देखो मानव की बात की गई है, मानव में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 46 होंगे, नॉट 23। 23 नहीं होंगे बेटा। अगर सिर्फ मेल पूछा जाता है, यानी कि सिर्फ पुरुष पूछे जाते या फिर महिला पूछा जाता, तो 23 आंसर होता, लेकिन दोनों का पूछा गया इसलिए कितने होंगे? 46 होंगे। ठीक है, सो द आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो 46 दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मलेरिया रोग का वाहक है। द कैरियर ऑफ मलेरिया डिसीज इज मादा एनोफिलीज, एडिज, एजिपटाई, घरेलू मक्खी, और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हमें पता है जो मलेरिया होता है वो मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से।
कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो इसका आंसर है मादा एनोफिलीज। ये मादा यानी कि फीमेल मच्छर ही सिर्फ काटती है, जो मेल मच्छर होते हैं वो नहीं काटते हैं। तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, इस ये आपको काट लेगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया हो जाएगी। इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो पपीते के पत्ते से मलेरिया का इलाज है वो किया जाता है। ठीक है, 77 का आंसर क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक गिलास जल में कितनी कैलोरी मिलती है? हाउ मेनी कैलोरीज आर फाउंड इन अ ग्लास ऑफ वाटर? एक गिलास जल में कितनी कैलोरी होती है? तो बेटा जो पानी होता है उसमें नो कैलोरी होती है। नो कैलोरी का मतलब क्या है? नो कैलोरी का मतलब है कि उसमें जीरो कैलोरी है। कितनी कैलोरी है? जीरो। ठीक है, पानी में बेटा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, पानी सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करता है। ऐसा तो नहीं है, अगर देखो पानी से हमें एनर्जी मिलती होती तो हम पानी को खाते, पानी खा के भी हम जिंदा रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें काम करने के लिए कैलोरी की जरूरत होती है। कैलोरी हमें खाना खाने से मिलती है, ना कि पानी पीने से। पानी कैसा होता है बेटा? जीरो कैलोरी वाला ड्रिंक होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पानी में बिल्कुल भी कैलोरी है वो नहीं होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बसा क्या है? बसा क्या है? अच्छा ये तो इसका गलत हो गया, इसको मैं काट देता हूं। इसका होगा व्हाट इज फैट? व्हाट इज फैट? देखो, अपना जो भोजन है, जो अपना भोजन है बेटा, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अपने भोजन में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है बच्चों प्रोटीन, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा होता है बच्चों बसा। ठीक है, तो अपना भोजन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बसा। बसा जो होती है बच्चों वो फैटी एसिड होती है। क्या होती है? फैटी एसिड, है ना। बसा क्या होती है बच्चों? फैटी एसिड होती है। ओके, 79 का हो जाएगा ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खरपतवार है, बीड बीड क्या होते हैं? मुख्य फसल, कीट और पेस्ट, अवांछित पौधे जो मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं, और रासायनिक पदार्थ। देखो, खरपतवार होते हैं बेटा, जैसे मान लो हमने चने की हमने खेती की, और चने के साथ में कुछ और पौधे भी उगाते हैं। आपने देखा होगा खेत में, आपने मान लो चने बो दिए, तो चने के साथ में कुछ और पौधे भी उगाते हैं, उन पौधे को ही बोला जाता है बेटा खरपतवार, यानी कि बीड। तो मुख्य फसल के साथ में जो अलग से अवांछित पौधे उत्पन्न हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? बीड बोला जाता है, यानी कि खरपतवार। ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विथ द मेन क्रॉप, तो मेन क्रॉप के साथ में जो पौधे उगाते हैं उनको बोला जाता है बीड, यानी कि खरपतवार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने 20 साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको पढ़ लिया है, और इस क्लास के एंड होने के बाद आपको 20 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो आपके बैच में डाल दी जाएगी स्पेशल क्लास में, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हमने करा दिए हैं, और इसी तरीके की और क्लासेस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो इस वीडियो में पूछ सकता है। ठीक है, और इसी तरीके की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगी। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करें।